महंगाई के मारे मजदूरों के साथ बड़ा मजाक। नए साल के आगाज से कबल उजरत में 23 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजदूर की रोज की उजरत 800 रुपए मुकर्रर की गई। 1 जनवरी 2022 से नई उजरत मुकर्रर करने का मरासला जारी कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे मजदूरों के साथ बड़ा मजाक। नए साल के आगाज से कबल उजरत में 23 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजदूर की रोज की उजरत 800 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 1 जनवरी 2022 से नई उजरत मुकर्रर करने का मरासला जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे मजदूरों के साथ बड़ा मजाक। नए साल के आगाज से कबल उजरत में 23 रुपए का इजाफा किया गया। मजदूर की रोज की उजरत 800 रुपए मुकर्रर की गई। 1 जनवरी 2022 से नई उजरत मुकर्रर करने का मरासला जारी कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे मजदूरों के साथ बड़ा मजाक। नए साल के आगाज से कबल उजरत में 23 रुपए का इजाफा किया गया। मजदूर की रोज की उजरत 800 रुपए मुकर्रर की गई। 1 जनवरी 2022 से नई उजरत मुकर्रर करने का मरासला जारी कर दिया गया। आपको बताते चलें, इस हवाले से पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे मजदूरों के साथ बड़ा मजाक। नए साल के आगाज से कबल उजरत में 23 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजदूर की रोज की उजरत 800 रुपए मुकर्रर की गई। 1 जनवरी 2022 से नई उजरत मुकर्रर करने का मरासला जारी कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, नए साल के आगाज से कबल उजरत में 23 रुपए का इजाफा किया गया। मजदूर की रोज की उजरत 800 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा खजाना पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में जो रोजमर्रा की उजरत है मजदूर की, उसमें 23 रुपए का इजाफा किया गया। तो 22 सितंबर में भी हुकूमत पंजाब ने इजाफा किया था, जो 770 रुपए एक मजदूर की उजरत मुकर्रर की गई थी रोजाना की बुनियाद पर। अब उसमें 23 रुपए का इजाफा करने के बाद 800 रुपए उजरत रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर की गई है। ये बाय एनुअल रेट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने लिए भी और प्राइवेट अदारों के लिए भी जारी करती है। लेकिन प्राइवेट अदारे और जो मजदूर हैं वो इस पर अमल दरामद करने के लिए उन पर कोई इतलाक नहीं हो सकता, कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन सरकारी सतह पर जो डेली वेजेस काम करते हैं, वो क्योंकि हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं सरकार के साथ, उनकी उजरत जो है वो सिर्फ 800 रुपए ही मुकर्रर की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब इसमें अगर आम ड्राइवर की अगर बात की जाए तो आम जो ड्राइवर है उसकी रोजाना की उजरत में 100 रुपए का इजाफा करने के बाद 1100 रुपए मुकर्रर की, और एक माली की जो उजरत है उसमें अब 50 रुपए इजाफे के साथ 850 रुपए की उजरत वो मुकर्रर की गई है। अब इसका इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा, क्योंकि हर 6 माह बाद पंजाब हुकूमत ये नोटिफिकेशन जारी करती है अपने बाय एनुअल रेट्स में, और उसी पर महकमा खजाना पंजाब ने ये 2022 के आगाज से कबल ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तमाम अदारों को आगाह किया है कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद जो है वो 1 जनवरी से होगा। लेकिन देखा जाए तो महंगाई के तनासुब से तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि 23 रुपए की उजरत इजाफा जो है ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जो है इसी तरह समझा जाएगा। अब इस पे देखा जाए तो पिछले साल में भी हुकूमत पंजाब ने 10 से 15 रुपए का इजाफा जो है मुझे मजदूर की उजरत में किया था। उस पर भी अपोजिशन की तरफ से तनकीद का निशाना जो है हुकूमत पंजाब को बनाया गया। एक तो पंजाब हुकूमत कहती कि वो मजदूरों की उजरत जो है वो डेली वेजेस की उजरत वो मजीद बढ़ा रही है, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन को देख लें कि जिसमें सिर्फ 23 रुपए का इजाफा वो हुकूमत पंजाब ने किया है महंगाई के तनासुब से, तो ये बहुत कम है। जी अच्छा अली, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले भी 10 से 15 रुपए का इजाफा किया गया और नए साल के आगाज से कबल ही उजरत में 23 रुपए का इजाफा किया गया इस महंगाई के दौर में, तो मजदूर क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मजदूर क्योंकि बेशतर मजदूर ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट अदारों के साथ काम करते हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर निकलते हैं। उनको देखा भी जाता है कि वो अपने रोजमर्रा की उजरत के लिए हासिल करने के लिए किस तरह से वो काम करते हैं। तो इसमें क्योंकि सरकारी सतह पर अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है एक सरकार की सतह पर अपनी सतह तक एक रेट मुकर्रर करती है, और उस रेट के मुताबिक तो ये 800 रुपए लेंगे। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर है वहां पर उजरत जो है वो ज्यादा भी दी जाती है। लेकिन महंगाई के तनासुब से अगर देखा जाए तो मजदूर आज भी वो चिल्ला रहा है कि जितनी महंगाई कर दी है उस हिसाब से उनको उजरत नहीं मिलती। जिस तरह से गवर्नर जो हुकूमत पंजाब ने या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस तरह महंगाई की है आए रोज के शेख और नोश में, उस तरह तो मजदूर को उजरत जो है वो कहीं भी नहीं मिल रही। और पहले ही लोग जो है वो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को काम वैसे नहीं मिलता।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। खाद की कीमतों ने डाया कहर और महंगाई की उठी एक और लहर। जुनूबी पंजाब में रात खाद की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। कई शहरों में खाद नायाब हो गई। डीएपी खाद की फी बोरी की कीमत में 750 रुपए का इजाफा कर दिया गया। डीएपी 8,957 रुपए की हो गई। मुल्तान के किसान भी शिकवा गुना है। कहा कि कतारों में घंटे खड़े रहने के बावजूद भी खाद नहीं मिलती। आपको अहम खबर से आगाह करें कि खाद की कीमतों ने डाया कहर, महंगाई की उठी एक और लहर। जनूबी पंजाब में रात खाद की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। कई शहरों में खाद नायाब हो गई। जनूबी पंजाब का किसान रुल गया। काश्तकार बगैर खाद के गंदम काश्त करने पर मजबूर। अपोजिशन जमातों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने ज़राअत तबाह करके रख दी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का जो काश्तकार है वो खाद से महरूम है और खाद जो है वो काश्तकार को लंबी लाइनों में लगने के बाद भी दस्तयाब नहीं होती, जिस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है। इस वक्त जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जनूबी पंजाब के अंदर खाद का एक बड़ा बहरान है मुल्क भर की तरह। काश्तकार लंबी लाइनों में लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसके? इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर ये सर्दी में दिसंबर में गंदम जो है उगाई जाती है और उसके साथ सारी फसलें डिपेंडेंट होती हैं खाद पर। लेकिन एक बहुत बड़ा बहरान है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर कि खाद अवेलेबल नहीं है किसानों को। तो ये हुकूमत की जहां बहुत सारी और नाअहलियाँ हैं, तो ये नाअहली तो बिल्कुल हमारे मुस्तकबिल से खेलने का मामला है इस वक्त जो है, जिस पर पूरी की पूरी फसल डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में जो है वीट और आटा और गंदम उस पर जो पूरा मुल्क का जो है ना जी अजनास डिपेंडेंट है। अगर ये खाद बर वक्त अवेलेबल ना हो सकी तो ये कितना बड़ा बहरान पैदा होगा और बहरानों में इजाफा होगा। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें और इस मुल्क और इस आवाम की गर्दनों से जो है वो उतर जाएं और कोई बेहतर ऐसे लोग आएं जो इस मुल्क के निज़ाम को, इंतज़ाम को सही मानों में चला सकें। जी बिल्कुल, ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की जानिब से भी जो है वो खाद न मिलने पर हुकूमत को जो है वो कड़ी सुनाई जा रही है और उनका कहना है कि गंदम की फसल आने वाली है, जिसके बायस अगर खाद दस्तयाब ना हो और इसी तरह लंबी लाइनों में लगकर जो है वो किसान रुलता रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान में काश्तकारों के लिए यूरिया खाद नायाब हो गई। यूरिया किसानों की पहुंच से दूर हो गई। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। दिसंबर का महीना अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 10 दिसंबर के बाद से जो गंदम की जो बिजाई है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब जो वक्त है वो पहले पानी का है, लेकिन पहले पानी के दौरान जो यूरिया खाद है वो खासी नापैद हो चुकी है। काश्तकारों को सारा दिन घंटों लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको मुश्किल सामना करना पड़ता है। तो मैं एक खेत में मौजूद हूँ जहाँ हम काश्तकार से बात करें कि यूरिया खाद की क्या सूरत हाल है। एड सो तो यूरिया खाद मिलती पे नहीं मिलती पे क्यों गुजारा करेंगे पे नहीं मिलती पे बहुत तंग थींदे पे बे ने एक बोरी 2 बोरियां मिल देन उहे चाह ने मरे ने वल 15-20 दिन इंतजार करे ने दुकान दे बंज कितों मिलती नहीं पई। वो 1-2 मिलिया लाई न तो पानी लाई खड़े हैं। साकू हुकूमत जी बहुत तंग की खड़ी है। असल आके हुकूमत चंगी हो सी, कोई साढ़े अच्छे मसाइल थी वे सन, कोई साढ़े तावन करे सी, पर बहुत तंगी है साकू सर जी काफ़ी तंगी है। जो छोटे काश्तकार हैं वो खासे परेशान, उनकी जानब से कहा यह जा रहा है। हुकूमत की जानब से बुलंदो वाला दावे तो किए जाते हैं कि खादें मिल रही है। पहले DAP और अब जो यूरिया की खासी ज़रूरत है जो कि पानी के वक्त दी जाती है, जो कि पौधे की नशो में खासा अहम किरदार अदा करती है। तो कहा यह जा रहा है काश्तकारों जानब से हुकूमत कम अज़ कम काश्तकारों को रिलीफ फराहम करे और जो काश्तकार फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, खाद महंगी और मार्केट से गायब हो जाने के बाद हुकूमत की जानिब से 1 लाख में DAP की खाद की कीमत में 750 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अली हसन से।
जी अली बताएगा। हुकूमत की जानिब से जो है किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। डीएपी बोरी जो है रातों रात जो है 750 रुपए फी बोरी बढ़ा दी गई है। पहले भी किसान तंग थे और अपनी फसल खाद की वजह से काश्त नहीं कर सकते थे। इस समय मेरे साथ किसान मौजूद है, मजीद उनसे जान। ये बताइएगा सर कि रातों रात जो है 750 रुपये डीएपी बोरी बढ़ा दी गई, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर गवर्नमेंट ने सारा माशी कतल कर दी थे, ठीक है ना। रातों रात डीएपी 750 रुपये महंगी कर दी थी। उन्हें मुताबिक साकू यूरिया भी नहीं मिलती पी, 2 मुरबे सारी काश्त थे, ना साकू यूरिया दस्तियाब है ना डीएपी। इतना महंगाई दे जैसे क्या करूँ, गवर्नमेंट ने माशी किसानों का बुरा हाल कर दी थे। हाँ जी बिल्कुल, आपने किसानों से जाना, उनका यही कहना था कि हुकूमत ने हमारा माशी कत्ल कर दिया है और रातों रात ये रेट बढ़ाकर हमारे साथ सरासर ज्यादती किया है। इनका बहुत शुक्रिया अली हदास से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ तो आपको बताएं, रंगपुर का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल के जायद अरसे गुजर जाने के बावजूद भी फाल न किया जा सका। इसी पर मजीद बात करेंगे राना परवेज अख्तर से। जी बताइएगा। रंगपुर का अकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी फाल नहीं किया जा सका। रंगपुर ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो मुज़र सेहत है। शहरी जो है वो मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं और मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद पड़ा है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है। सर बताइएगा कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल नहीं किया जा सका, क्या कहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, ये 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, ये बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ दिन चला भी है, लेकिन मीटर ना होने की, बिजली के मीटर ना होने की वजह से ये बंद पड़ा। बाकी बिल्कुल चालू हालत में है, कोई इसका काम नहीं है, सिर्फ मीटर की वजह से ये बंद पड़ा है। हमारी अपील है कि इसको मीटर इसका लगवाया जाए, इसको चालू करवाया जाएगा, क्योंकि रंगपुर का पानी जो है ना बहुत ख़राब है, उसकी वजह से बहुत बीमारियां पैदा होती हैं। हमारी बार बार यही अपील है कि इसका मीटर लगवाया जाए, इसको चालू करवाया जाए। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि मीटर जो है वो ना होने की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुद्रे सेहत पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इनकी तरफ से आला हुकाम से यही मुतालबा किया जा रहा है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन को नस्ब करवाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तजावुज़ात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कोटचुट्ठा में इंतजामिया का बड़ा क्रैकडाउन। इसी पर मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जो बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं अदला कोटचुट्ठा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तहसील इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। शहर की खूबसूरती को मांद करने वालों के साथ यहाँ पर आईनी हाथों से निपटा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्ठा अहमद नवीद बलोच ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली म्यूनसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस, इनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस ऑपरेशन में हमारा साथ दिया। शहर जो बेसिकली कोटचुट्ठा है, इसमें तजावुज़ात बहुत ज़्यादा थे। रोड का मसला दिन ब दिन जो है इसकी रवानी मुतासर थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और ख़ूबसूरती शहर की को देखते हुए हमने ये आज ऑपरेशन किया है। तो हमने वार्निंग्स भी जारी की हैं, कुछ लोगों के सामान जब्त किए हैं। इंशाल्लाह ये हमारा जो प्रोसेस है एंटी एनक्रोचमेंट का, ये 1 दिन या महीने का नहीं है, ये हम डेली बेसिस पे इसको रेगुलेट करेंगे। मैंने सीओ साहब से कहा है कि ये एंटी एनक्रोचमेंट स्क्वाड बनाएंगे अपना एक, जो डेली बेसिस पे यहाँ विजिट करेगा और जो खिलाफ वर्जी करेगा, खिलाफ वर्जी वालों के साथ हम इंशाल्लाह जुर्माने भी करेंगे और पर्चे भी करेंगे। तो शहर को खूबसूरत और खुला करने के लिए हमारी ये जो कोशिश है, इसको हम रवां दवां रखेंगे और इंशाल्लाह अपने सीनियर्स की हिदायत के मुताबिक कोटचुट्ठा शहर को खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच का कहना है कि शहर की खूबसूरती को मांद करने वाले तजावुज़ात माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, टोकन टैक्स अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा एक्साइज ने कर लिया शिकंजा तैयार। मुल्तान में 10 रुकनी स्क्वाड इन एक्शन, अदम अदायगी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। टोकन टैक्स अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा एक्साइज ने कर लिया शिकंजा तैयार। मुल्तान में 10 रुकनी स्क्वाड इन एक्शन, अदम अदायगी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। आपको बताते चलें, टोकन टैक्स अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा एक्साइज ने कर लिया शिकंजा तैयार। मुल्तान में 10 रुकनी स्क्वाड इन एक्शन।
तलबा का इंतजार खत्म हुआ, आखिरकार छुट्टियों का ऐलान हो गया। हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। पहले मरहले में मुल्तान, सरगोदा समेत 22 अजला शामिल हैं। दूसरे मरहले में मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, बक्कर, राजनपुर शामिल हैं। लिया, रहीम यार खान और डीजी खान भी 12 अजला में शामिल हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। बहुत हो गई पढ़ाई, अब फिर से होंगी मौजें। मौसम सरमा की तातीलात कल से शुरू होंगी। बच्चों ने भी खूब एंजॉय करने के बना लिए प्लान्स। इस हवाले से बच्चों की क्या प्लानिंग्स हैं, बता रही हैं अलिशा आसिफ अपनी इस रिपोर्ट में। बच्चों की होने जा रही हैं छुट्टियां, तो ऐसे में मौज मस्ती करने के भी तो प्लान्स बनाने हैं ना। बच्चों ने मासूमाना अंदाज में छुट्टियां गुजारने के बताए प्लान्स। स्कूल बंद हो रहा है, मैं आराम करूंगी। छुट्टियों में बहुत सारा खेलना है। स्कूल बंद हो रहा है, मैं घूमने जाऊंगी। छुट्टियों में मैंने नानों के घर जाना है घूमने। किसी ने कहा वो जाएगा नानी के घर, तो कोई छुट्टियों में सिर्फ आराम करने का कहता रहा, जबकि कुछ बच्चों ने तो कहा कि सुबह सवेरे उठने से जान छूट जाएगी। मैं कितने दिनों से छुट्टियों का इंतजार कर रही थी, अब छुट्टियां मिली तो गई हैं, अब नानों के घर जाएंगे। मैं तो छुट्टियों में खेलूंगी, थोड़ा सा खेलूंगी, थोड़ा सा पढ़ूंगी और बहुत सारा सोऊंगी। मुझे सुबह स्कूल आते बहुत ठंड लगती है, तो अब मैं घर में आराम से सोऊंगा। पापा ने कहा है मैं ना आपको ना छुट्टियों में बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा, खिलौने लेके आऊंगी मैं। नन्हे बच्चों का कहना था कि कब से छुट्टियों का इंतजार था, अब हम खूब एंजॉय करेंगे। सर्दियों की कल से होने वाली हैं छुट्टियां, तो इन बच्चों ने बना लिए हैं अपने अपने छुट्टियों के प्लान्स। आप भी अपनी तैयारी कर लें कि छुट्टियों में क्या करना है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं, शहर ओलिया की ताज़ीन और आइश का मंसूबा जारी। MDA चौक पर यादगार की तामीर का आगाज कर दिया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहसिन और मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब जब से आए हैं मुल्तान में डेवलपमेंट्स और खूबसूरती की बात हो रही है और नज़र भी आ रही है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं जो कि MDA चौक के ऊपर एक यादगार की इफ्तिताह कर रहे हैं। तो आपकी फोकस इस वक्त मुल्तान में नज़र आ रहा है कि चौकों चौराहों को बज़ाहिर जो ब्यूटी है उसको उजागर करनी, जैसे गेट भी हैं उनको लाइटिंग भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या थ्योरी है? डिफरेंट चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। तो ब्यूटिफिकेशन जो चौक्स लोगों को नज़र आ जाते हैं, एहसास बाज़ार भी हम कर रहे हैं, दीवार एहसास भी है, सॉलिड वेस्ट पे भी काम कर रहे हैं, PHA के पार्क्स भी देख रहे हैं। 23 दिसंबर से गुले दाऊदी की नुमाइश भी हो रही है और सॉलिड वेस्ट के अंदर नई रिक्रूटमेंट्स होनी है, मशीनरी को देखना है, अस्पतालों की एमरजेंसीज़ को देख रहे हैं, निस्तर 2 को देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। चौक या मोनूमेंट विजिबल होता तो वो लोगों को नज़र ज़्यादा आता है। तो ये MDA अपने वसाइल से MDA चौक को रेनोवेट कर रहा है, नया बना रहा है और इंशाअल्लाह अगले 2-2.5 माह के अंदर मुल्तान के शहरियों को एक अच्छा मोनूमेंट मिलेगा मुल्तान में। एक परसेप्शन ये भी है, जब आप आए हैं शायद आपने देखा कि मुल्तान का वो चेहरा नहीं है जिसको बनाना चाहिए, तो आप इसलिए भी लगे हुए हैं। जाहिर है मुल्तान एक प्रोविंशियल कैपिटल की हैसियत रखता है, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट भी बन रहा है, तो नेचुरली जो चीज़ें आपको अर्बनाइज बड़े शहरों में नज़र आती हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो एक कमी फील होती है, तो इससे वो कमी भी इंशाल्लाह पूरी होगी। ठीक है जी, आमिर करीम खान साहब जो हैं फोकस कर रहे हैं मुल्तान का बज़ाहिर चेहरा है जो उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान के बोसीदा सीवरेज सिस्टम की तब्दीली मरहलावार जारी है। लोहा मार्केट से हरम गेट सीवरेज लाइन्स होंगी तब्दील। वासा हुकाम ने अगले माह से मंसूबे पर काम शुरू करने की नवीद सुना दी है। आपको अच्छी खबर से आगाह करें, मुल्तान के बोसीदा सीवरेज सिस्टम की तब्दीली मरहलावार जारी है। लोहा मार्केट से हरम गेट सीवरेज लाइन्स होंगी तब्दील। वासा हुकाम ने अगले माह से मंसूबे पर काम शुरू करने की नवीद सुना दी है। मुल्तान के बोसीदा सीवरेज सिस्टम की तब्दीली मरहलावार जारी है। लोहा मार्केट से हरम गेट सीवरेज लाइन्स होंगी तब्दील। वासा हुकाम ने अगले माह से काम शुरू करने की नवीद सुना दी है।
तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद का मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। कहा कि अवामी मसाइल इनकी दहलीज पर हल करेंगे। तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटर लिस्टों के ऊपर नजरसानी का मरहला था उसमें तोसी की गई है। बाकायदा तौर पे इसके अंदर 10 दिन का इजाफा किया गया है। अब जो डेट दी गई है 31 दिसंबर को ये तमाम तर जो वोटर लिस्टों की जो नजरसानी का मरहला है वो जारी रहेगा। इससे पहले 21 दिसंबर जो थी वो लास्ट डेट थी, इसको भी बढ़ाया गया था। ये इसकी क्या वजूहत है, क्यों डेट बढ़ाई गई, इससे क्या फायदा होने जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान साहब। जो डेट हमारी थी वो अभी 31 दिसंबर 2021 तक ये बढ़ा दी गई है और इसके बाद जो है हमारी फाइनल पब्लिकेशन जो है वो होगी इसमें मई में 9 मई को। तो इस दौरान में अब ये एक सहूलत समझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि अवाम में जिसमें कोई रह गए काम से, शहरों से बाहर थे, कहीं और पे थे, तो वो अपना वोट जो है मेहरबानी करें कि वो दर्ज करा लें इसमें। जिस तरह आप बता रहे हैं कि फाइनल लिस्ट मई में लगेगी 9 मई को। इससे पहले अगर जिस तरह बात करें बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, मार्च के तक इलेक्शन भी मुतवक्किल है और इससे फायदा क्या हो रहा है, कितनी आवाम ने इस वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है? इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी इसमें जो है ARO से हम पता करते रहते हैं, उसमें लोग काफ़ी हिस्सा ले रहे हैं इस चीज़ में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा हेल्पलाइन भी जारी की गई है कि इसके ऊपर वो राब्ता भी कर सकते हैं कहीं पे अगर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन DG खान के इंतखाबात 2022 से 23 के उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त फाइनल कर ली गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताएगा। गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। हतमी फहरिस्तें जो है वो भी बाकायदा तौर के ऊपर जारी कर दी गई हैं और डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन है 8 जनवरी को होंगे। बाकायदा तौर के ऊपर जो गहमा गहमी है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलिक फैज़ मोहम्मद साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना उम्मीदवार हैं जो इस टाइम हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में, कितना नशिस्तें होंगी डिस्ट्रिक्ट बार की, पोलिंग 8 जनवरी को होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दफ़ा आप जब तशरीफ़ लाए थे तो मैंने वो प्रोसेस बताया था, सारा जो शेड्यूल जारी किया था हमने, तो इसमें हमने हतमी फहरिस्त जारी की है 18 को। तो उसमें सदारत के लिए नायब सदारत, जनरल सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, इसमें सदारत के लिए हमारे 4 उम्मीदवार हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं जी। उनके दरमियान मुकाबला होगा 8 जनवरी के इलेक्शन में। नायब सदारत के लिए 2 उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 2 उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी हमारी एक फ़ीमेल है, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए भी और फिनांस सेक्रेटरी के लिए भी 2-2 उम्मीदवार हैं। इनके दरमियान कंटेस्ट होगा। 10 हमारे उम्मीदवार होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ये इंशाअल्लाह 8 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे, ट्रांसपेरेंट और फेयर फ्री इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह। उसमें हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सब दोस्त ताउन भी कर रहे हैं और उम्मीदवारान भी अपनी तगोदो जारी रखे हुए हैं और मुकम्मल अपनी कंपेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भरपूर तरीके से डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के हवाले से कंपेन की जा रही है। सदारत के इलेक्शन के हवाले से कंपेन की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर के सालाना इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मी और कंपेन का आगाज कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। बार एसोसिएशन बहावलनगर के सालाना इंतखाबात के लिए जो है वो गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। 8 जनवरी को जो है वो इंतखाबात होने जा रहा है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नायब सदर की उम्मीदवार मारूफ कानूनदान है मैडम फजीलत नियाज मिर्ज़ा साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, बताइएगा, आप नायब सदर की कैंडिडेट हैं, क्या मंशूर है और कैसी कंपेन आपकी चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर का हिस्सा हूँ। मैंने जो पाया है अपनी इसी बार से पाया
अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदर महमूद हुसैन नजफ के चैम्बर से हूँ और हम लोगों ने अपना जैसा टेन्योर गुजारा है वो मेरी बार अल्हम्दुलिल्लाह जानती भी है। हम लोगों ने बिला तफरीक खिदमत की है और उसमें हमारे बहुत सारे काम है, जिसमें हमारा नया बार रूम और जस्टिस साहबान मेहमान ग्रामी जितने भी थे इंतज़ामिया में से हैं या हमारी जुडिशी में से हैं वो हमारे बार में आए, तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी। और उसके अलावा फिर DPO DCO का विज़िट हुआ। ये हमारी पुरानी रवायत थी, मिलाद शरीफ करवाना और उसके अलावा फिर हम आने जाने वाले मेहमानों को हम लोग वेलकम और सेंड ऑफ करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने जैसा टेन्योर गुजारा है, मुझे अपनी बार से ज़्यादा हर दिल अजीज़ कोई नहीं है। मैं अपनी बार के लिए इंशाल्लाह मैं नायब सदर की उम्मीदवार हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावनगर की तरफ से। तो मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह के करम फजल से इलेक्ट होती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो हमने पिछले टेन्योर में काम किए हैं और जैसे हम लोग चले मैं दोबारा भी अपने इस मिशन को इसी तरह लेके चलूँ। और उसमें जो सबसे नुमायाँ बात है वो हमारा लेडीज़ बार रूम है भाईजान। उसमें हम लोगों ने यानी कि जितनी उसकी तज़ीन और आइश बनती थी, जो जो ज़रूरियात थी हम बहनों की, हम लोगों ने वो टोटली पूरी की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कबीना जो थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, सदर और सेक्रेटरी साहब, उनका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो लेडीज़ बार रूम के लिए हमारी जो काविशें थी उसके लिए हमारे साथ बहुत तावन किया। तो मैं अल्लाह के करम फजल से अगर भाईजान इलेक्ट होती हूँ तो मैं अपनी बहनों के लिए भी और अपनी जितनी मेरे उसमें बुजुर्गान हैं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरे जितने जुमला मेम्बरान हैं मेरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावनगर के काबिल एहतराम, मैं उन सबका एहतराम जो उसमें कोई कमी नहीं लाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मुझे अगर इस ओहदे पे कायम करती है, मैं आती हूँ तो हम अपना जो पिछला मंशूर है वो ही लेके चलेंगे। जी बिल्कुल, पहले भी जो इस बार की खिदमत की है, आइंदा भी जो कामयाबी मिले फिर भी जो है इस बार की खिदमत करूंगी, ये थी इस बार की खिदमत करूंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में FIA की खानगढ़ में कार्रवाई, मीटर रीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सफदर हुसैन ने 30,000 रुपये रिश्वत वसूल की है। मुलजिम को तफ्तीश के लिए सर्कल ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में DC ऑफिस के बाहर उम्र रसीदा खातून इंसाफ न मिलने पर एहतजाज करते हुए सड़क पर लेट गई। राहगीरों ने उम्र रसीदा खातून को उठाकर फुटपाथ पर बैठा दिया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताएगा खातून क्या कहती हैं? जी, डिप्टी कमिश्नर हाउस के बाहर एक खातून जिनका नाम रजिया है और ये लिया की रिहायशी इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। इनके बकौल लिया में इनकी ज़मीन जो लेज पर हासिल की थी वो इनको नहीं दी गई। इन्होंने पेमेंट भी की हुई है लेकिन ताहा ज़मीन इनके नाम नहीं की जा सकी। खातून कुछ देर कबल यहाँ पर सड़क के ऊपर लेट गई थी। यहाँ पर मकामी लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने खातून को सड़क से एक साइड पर किया है। इस टाइम डिप्टी कमिश्नर हाउस के बाहर ये खातून जो है इसमें मौजूद है और इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा क्या मसला क्या है आपका? मेरा मसला महकमा औकाफ वाले ने मेरे पैसे खा लेने, मेरे खिलाफ जद्दोजहद जान के उन्होंने लिख के दे दिया। मैंने जमीन कोई नहीं ली, मेरे बेटे ने ली है। 3 साल रही है साढ़े पे, अगे पैसे मैंने दिए तो तारिक बाजवे ने आपके नाम लवा ली है जमीन, उन्होंने दे दी है। मेरे पैसे हड़प करके ने सारे महकमे औकाफ वाले लिये वालों ने मेरे साथ किया। मेरे नाम लिख के मेरे FI नू मेरे ऊपर पर्चा भी करवा दिया। मैं बुढ़ी औरत हूँ, मेरे बेटे पे भी कर दिया, मेरे ऊपर भी कर दिया। मैं किधर जाऊं? ना मेरे को वकील कोई मिलता, ना मेरे पास पैसा है, ना कोई जज़ात है, ना रोटी आटा भी नहीं है मेरे घर में। तलाशी करके देख सकते हो, मेरे घर में मीटर भी नहीं, बिजली भी नहीं, वो भी काट लिया। जुल्म। कितनी जमीन थी और कितने पैसे आपने अदा किए? 5 एकड़ है, मैंने 94,000 अब दिया। 1,25,000 रुपये मैं अदा करी खड़ी हूँ कीमत इस जमीन में। जो ठेका बाकी बनता वो नहीं दिया, मेरे ना झूठा इल्जाम लगा दिया। 16 लाख का मेरे ऊपर FI का पर्चा दे दिया। पैसे खुद का गया, रसीद नहीं दी मैनू। आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि मेरे पैसे जड़े हैं ठेके में कट्टन, जड़ा बकाया वो मुझे बता दें, मैं ऐसा दूंगी। और रकबा ये लिहाजा 5 किले मुझे दिया जाए, मैं अपने बंदे का इलाज करा सकूँ, अपना करा सकूँ, अपनी बच्ची का करा सकूँ। या कैंसर की मरीज है मेरी बेटी, ये देखो जी। ये खातून इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इनके मुताबिक 5 एकड़ रकबे के लिए जो लीज पर इन्होंने ज़मीन हासिल की थी उसके लिए तकरीबन 1,25,000 रुपये अदायगी भी की जा चुकी है। और खातून का ये कहना है कि इनके ऊपर लिया इंतजामिया की जानिब से FIA में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया और इनका मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लें और इस मामले पर नोटिस लें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का आलल सुब यूनियन काउंसिल 7 का दौरा। कमिश्नर ने शहरियों से
मुलाकात की और मसाइल सुने। कमिश्नर का शहरियों के जायज़ मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हैं। फील्ड विजिट से लोगों के हकीकी मसाइल का अदराक होता है। मुल्तान डिवीजन में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। नादार अफराद को सब्सिडाइज्ड रेट पर मखसूस अशिया मिलेगी। एहसास राशन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। नादार अफराद एहसास राशन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बताएं मुजरे सेहत पानी और नाकिस गजा का इस्तेमाल। मुल्तान में गैस्ट्रो के 208 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में 74, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 87 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 13 और टाउन अस्पताल में 21 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। रहीम यार खान के नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल का एजाज। मैट्रिक में आला कारकर्दगी के हामिल तलबा के एजाज में तकरीब सजाई गई। गैरिजन सेकेंडरी स्कूल ने अपनी रवायत को रखा बरकरार। एक बार फिर भावलपुर बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट 2021 में 11 बच्चों ने 1100 में से 1100 जबकि 234 बच्चों ने 1000 से ज्यादा नंबर हासिल किए। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि अदारे की तालीमी कारकर्दगी हमेशा नुमाया रही है। यासीन रामे साहब के लिए एक मस्ट आप क्लैप करें कि ये एक अच्छा स्कूल है रहीम यार खान में और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और उस्ताद इकराम के लिए जैसे उन्होंने भी कहा, मैं भी उनके हक में हूं कि उस्ताद के बगैर ये एक उस्ताद जो हैं ये इस नेशन के ड्राइवर हैं। प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन रामे का कहना था कि 1999 में जिसकी बुनियाद रखी गई आज वो तनावर दरख्त बन गया। गुज़श्ता 8 साल से भावलपुर बोर्ड में रिकॉर्ड रिजल्ट देने में मिसाली अदारा बन गया है। 1999 में इस अदारे की बुनियाद रखी गई और आज ये एक तनावर दरख्त बन गया और बहुत सारे बच्चे यहाँ से मुस्तफ़ीद होके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ से प्रोफेशनल डिग्रीज लेके इस मुल्क के आला जो ओहदे हैं उन पर फाइज हो गए हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आला कारकर्दगी के हामिल बच्चों में अवार्ड तकसीम किए गए जबकि बच्चों ने अपनी कारकर्दगी को असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। बहुत इन्होंने हमें मेहनत करवाई है, बहुत ज़्यादा अल्लाह का करम है, पेरेंट्स की दुआएं हैं और अपनी मेहनत है। और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ जो है वो हमारे टीचर्स का है और स्कूल वालों का है जिन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई है। सबसे पहले मेरे मामा बाबा की दुआएं, उसके बाद हमारे टीचर्स, हमारे सर यासीन, सर ताहिर, उन सब की मेहनत की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। रहीम यार खान के बासी हमेशा नेशनल गैरिजन स्कूल की तालीमी काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिफ। रहीम यार खान में शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर का बेहतरीन इकदाम। इसी पर मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम बताइएगा। रहीम यार खान शहर उस वक्त खूबसूरत होगा जब सरसब्ज होगा और रहीम यार खान शहर को सरसब्ज बनाने के लिए चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है। पौधे मंगवाए गए हैं जो शहर की सड़कों के गिर्द लगाए जाएंगे ताकि सड़कें भी खूबसूरत लगे और सब्जा भी हो। मियां एजाज आमिर साहब, शहर बहुत खूबसूरत था रहीम यार खान, मगर कुछ अरसे के बाद फिर वैसे का वैसा हो गया। अब फिर आई के आज़म के साथ आप ये काम में लगे हुए कि शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। बनाया जाएगा सरसब्ज कैसे बनाया जा रहा है, कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शहर की जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स और चौक्स थे और पार्क्स थे, ये आज से चंद साल कबल भी हम जब हमारा दौरे हुकूमत था हमने बनाए थे और अब फिर दोबारा से उनको रिपेयर की और मरम्मत की ज़रूरत है। और ख़ासकर ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं। पिछला जो 3 साल का अरसा गुजरा है उसमें कोई उसकी देखभाल नहीं की गई। तो हमारी कोशिश है कि दोबारा से शहर को सरसब्ज किया जा सके। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उन्हें और फुटपाथ्स हैं, चौक्स हैं, उनको खूबसूरत किया जा सके, पार्कों के अंदर पौधे लगाए जा सकें। तो उसी के सिलसिला में हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और ये कोई 10,000 के लगभग हमने पौधे मंगाए हैं पत्तोकी से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हम ये शहर के मुख्तलिफ चौकों में, पार्कों में और ग्रीन बेल्ट्स के अंदर इसको लगा देंगे और कोशिश होगी कि शहर को दोबारा से खूबसूरत किया जा सके और ग्रीन किया जा सके। बिल्कुल, शहर को दोबारा से खूबसूरत किया जा सके। 10,000 पौधे खसूसी तौर पर पत्तोकी से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।